अच्छा देशांतर एक ऐसा मापन जिससे हम नाप सकते हैं दुनिया को। इससे हमें मालूम पड़ता है उड़ते हुए आसमान में हम कितना उड़ गए, उड़ते हुए आसमान हम कितने किलोमीटर चल गए, कितनी हाइट पर हैं। ये सब कुछ जैसे आप देखते हैं जो जहाज या विमान उड़ते हैं वो नापते कैसे हैं आखिरकार कि हम उड़ान कितने भर लिए। ये सब जो भी झोल झोल है वो है सब अक्षांश और देशांतर का। इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी थी सौरमंडल, हम आकाश में थे, अब आ गए धरती पर। हम वहीं से अब देख रहे हैं पृथ्वी को नापने की व्यवस्था, जिससे हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर। अब उस पृथ्वी को हम नापेंगे और नापने के लिए हमको चाहिए कुछ रेखाएं, कुछ अनुमान, और उन अनुमानों को बोलेंगे हम अक्षांश और देशांतर। इनको बारी बारी से समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है या परिक्रमण करती है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में जान लें। परिक्रमण तो हमने कल अच्छे से पढ़ा। जैसे हमने कहा कोई भी चीज किसी के चारों तरफ घूमती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, और कोई भी चीज अपनी धुरी पर घूमती है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी हमारी परिभ्रमण करती है और परिभ्रमण में उसका जो निकल के आया, जैसे कि 365 दिन 6 घंटे, वो एक साधारण वर्ष रही। और लीप वर्ष जैसे या फिर नक्षत्र वर्ष कहते हैं वो 366 दिन की, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। वैसे दिन का समय निकला था हमारा 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड था, और ऐसे कम होते 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 6 घंटे बने साल में, और 4 सालों में 24 घंटे बनते हैं। अगर हम परिक्रमण करता अच्छी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु का भ्रमण होता है, ये भी हमने कल डिस्कशन किया। 23 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, जिस कारण ऋतुएं परिवर्तन हमारे यहाँ होता रहता है, और ये अपनी धुरी पर घूमते हैं। इस कारण यहाँ पर दिन और रात होते रहते हैं। 23 डिग्री कारण झुके हुए कारण ही हम दिन रात ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए सूर्य नीचे से ऊपर को जाते हुए दिखता है। कल हमने ये भी चर्चा की कि हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम न होकर न पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, सूर्य का हमने अपना अलग बताया, वो पूर्व से पश्चिम अपनी धुरी पर घूमता है। ध्रुवों पर बात करें तो झुकाव के कारण वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो जाती है, क्योंकि 23 डिग्री झुकाव है, इसीलिए ध्रुवों पर दिन रात 6 महीने के भी हो जाते हैं। अब हम बात उस क्षेत्र की करेंगे, इस गोले की। हमने एक गोला लिया, गोला लेते हैं, इस गोले का गोला लिया, ये आपको विजुअल हो रहा होगा, ये गोला है। इस गोले को मैं आधा करता हूं, ठीक है, आधा आधा कर दिया। ऊपर वाले को हमेशा ये दिशा बना देता हूं, यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। हम रीजनिंग में पढ़े होंगे और आज भी समझ लेते हैं, ठीक है। इस गोले में मैंने आधा किया इस गोले को, तो इस गोले में जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया नॉर्थ का, नीचे वाला हो गया वो हो गया साउथ का। गोले को आधा किया तो उससे हम कहने लगे गोला का आधा, यानी गोला अर्ध। तो ऊपर हो गया नॉर्थ गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध हुआ कहां से आधा? इस जगह से। अच्छा, हमने बीच में जिसे काटा वो कितना भी डिग्री नहीं था। कितना डिग्री था वो? 0 डिग्री था। अब 0 डिग्री को अब यहाँ पर 23 डिग्री झुका के काटता हूं तो वो कटेगा इस टाइप का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, नहीं 1 डिग्री ऊपर नहीं 1 डिग्री नीचे, बीच का मतलब बराबर है दोनों गोलों के, तो वो हो गया 0 डिग्री, जिसका हमने नाम रख दिया है इक्वेटर। इसके कई नाम हिंदी में कहूं तो भूमध्य रेखा, क्योंकि भू के मध्य है, दोनों भूमि के मध्य है, विषुमत रेखा, और इंग्लिश में कहें तो इक्वेटर, ठीक है। अभी तो इतना ही समझे, क्योंकि अच्छा देशांतर अभी पढ़ना बाकी है। अब मैंने एक सीधी लाइन बीच से काट दी, पृथ्वी को आधा आधा कर दिया, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसके ऊपर 23.5 डिग्री झुकी थी, इसलिए मैंने एक और लाइन काट दी, उसका नाम था कर्क रेखा। इंग्लिश में कहें तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। एक 23.5 मैंने नीचे काट दी, जिसका नाम रख दिया मैंने मकर रेखा। मकर रेखा, तो मैंने 3 रेखाएं बनाई। अब इनके बारे में समझाऊंगा। कर्क रेखा सबसे ऊपर और मकर रेखा सबसे नीचे, और बीच वाली है विषुमत रेखा। विषुमत से 23 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो कर्क, 23.5 नीचे आओगे यानी दक्षिण में तो मकर रेखा। सूर्य के सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है तो इन्हीं 3 रेखाओं के बीच में घूमता रहता है, सूर्य का आना जाना बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 रेखाएं जो इंपोर्टेंट भूमिका निभाएंगे पृथ्वी को जानने के लिए। अब ये जो रेखाएं वो है काल्पनिक,
मतलब हमने कल्पना की है, मीटर डाल के नहीं नापे हैं कि यहाँ से अमेरिका से भारत को नाप लो कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, कितने मील है, ऐसा नहीं है। अब ये हमने अनुमान लगाया कि पृथ्वी को ऐसे अगर जो हम रेखाओं से बांध देते हैं और जो रेखाएं खींच खांच के हम जो बात करेंगे, इतनी रेखाएं क्रॉस करता है कोई प्राणी या कोई प्लेन है या कोई भी, तो इतनी दूरी चल गया, और इतनी रेखाओं के बाद में प्रकाश इतना चल गया। ये सब निर्धारित किया गया था प्रकाश पर, कि प्रकाश या पृथ्वी इतनी देर में इतनी दूरी तय कर लेती है, तो इतनी मतलब दिन और रात इतने टाइम में इतना हो रहा है, तो कितने अक्षांश कितने देशांतर में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा उस हिसाब से किलोमीटर उन्होंने बना दी है। ये हो गई पृथ्वी की चाल के हिसाब से ये दूरी सेट। आगे जो बात की गई है वो की गई है अक्षांश और देशांतर की। सबसे पहले तो हम देशांतर की बात कर लें। देशांतर वो रेखा है जो देशों का समय बताते हैं। मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, जो देशों का समय बताते हैं। जो लाइन कैसी होती है, सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइन को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड। क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्ग है लंबी लाइन है, उन्हें देशांतर कहेंगे। जो लेटी हुई लाइन है उसे कहेंगे हम लेटीट्यूड। क्या कहेंगे, लेटीट्यूड। और लेटीट्यूड माने होता है अक्षांश, यानी कि लेटी हुई लाइन अक्षांश है और जो खड़ी लाइन है वो देशांतर है। जो खड़ी लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है वो खींची गई 0 डिग्री, जैसे हमने बीच में भूमध्य एक 0 डिग्री खींची थी, जिसे हम बोले भूमध्य रेखा या विषुमत या इक्वेटर, तीनों नाम है। और एक खड़ी भी खींच दी बीच में, उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री के साथ में बोलेंगे हम GMT। और GMT क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो गोरे लोग थे ना अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने खोज की थी, अपने यहाँ से नापना शुरू किया। अगर हम भारत वाले नापते तो हम अपने यहाँ से नापते, है ना। जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना अभी, ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री जो भी, वो मैकाली पद्धति है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैकाली लिखवा के दे गया, वो हम पढ़ रहे हैं। उनकी खोजें हम पढ़ रहे हैं, बाद बाकी हमारी जो खोजें हैं वो रामायण गीता शास्त्रों में लिखी हुई हैं, उनको हम पढ़ना नहीं आता या फिर हमें पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं तो उन गोरों लोगों की पढ़ाई है, तो उन्होंने अपनी ग्रीनविच यानी कि वेधशाला जो थी इंग्लैंड में, वहां से अपना नापना शुरू कर दिया समय को और सारी व्यवस्थाओं को। ठीक है, उस हिसाब से हम आज पढ़ने वाले हैं। जो 0 डिग्री बीच वाली लाइन खींची गई उससे हम क्या कहते हैं, GMT कहते हैं। क्या बोले, GMT 0 डिग्री। और जो ऐसी लाइन खींचे हैं उससे हम क्या बोले हैं, अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री के साथ ग्रीनविच रेखा या अंतरराष्ट्रीय इसे बोल सकते हैं। GMT यहाँ से समय निर्धारित होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं गोरे। अब गोरे क्यों बोलते हैं, क्यों गोरों ने खोज की, ऐसा नहीं है, इनका नाम रख दिया गोरे। हालांकि हम तो गोरे ही पढ़ेंगे। ठीक है, गोरे पूछा जाता है, हम गोरे ही पढ़ेंगे। अब आ जाओ अपने उस थ्योरी पे जो हमने अभी सीखी। बीच वाली लाइन को क्या बोला था हमने, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ऊपर वाली को जो नॉर्थ की साइड थी वो कर्क, नीचे वाली थी वो मकर। अब 3 रेखाएं हो गई। अब 3 रेखाओं के ये हैं देश, और देश से पहले हम पढ़ेंगे इनके महाद्वीप। पहले हमारे कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। 7 का नाम जान लो। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से पहले तो ये देखो, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पूरा अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका को आधा आधा कर दो बीच वाली लाइन से। एक हो गया नीचे दक्षिण में, एक हो गया उत्तर में। तो ऊपर वालों को कहेंगे उत्तर अमेरिका और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिण अमेरिका। कितना क्लियर है, 2 अमेरिका हो गए, 2 कॉन्टिनेंट बना दिए। चलो ठीक है, आ गया। एक बड़ा सा आपको ये दिख रहा है, ये वाला, इसे कहेंगे हम अफ्रीका। 3 नंबर, इसे कहेंगे अफ्रीका। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। अब उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इतना सा, ये वाला लाल सा बड़ा सा, ये इसे कहेंगे हम एशिया। 4 नंबर। अब ये बचा है, ये है आपका यूरोप। 5 नंबर, यही गोरे जिन्होंने ये लिखा। और ये है जो आपको ये दिख रहा है, ये एशिया में आ जाएगा, ये वाला एशिया में आ जाएगा। 4, 5 और 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां हो जाएगा अंटार्कटिका। तो हमने कितने महाद्वीप देखे, 7। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आप लिखते जाएं, रिवीजन करते जाएं। मैं रिवीजन कराऊंगा, समय बहुत लगेगा। वैसे भी इस क्लास में समय बहुत लगने वाला है। पीछे करीब 100 क्वेश्चन हैं, वो हमें एक्सप्रेस की तरह लगाने भी हैं। क्या क्या पूछा गया इस चैप्टर से। और मेरा एक ही फितरत है
पढ़ाऊंगा पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन जो भी बनेंगे किसी भी परीक्षा के हों। अब ऐसे तो नहीं कर सकते यूपीएससी मेंस के बताओ, उसमें लिखना होता है ना। तो प्री तक बात बन जाएगी आपकी, छोटी से बड़ी तक, ठीक है। तो आपको 7 कॉन्टिनेंट देख लिए। अब 7 कॉन्टिनेंट के बाद अब हम ये देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट में ये 3 रेखाओं का क्या वर्चस्व है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, कर्क, मकर और विषुमत की, ठीक है। इन तीनों की बात कर लें। चलो, सबसे बीच वाली क्या थी, ये वाली, इसका नाम था विषुमत रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। चलो सबसे पहले तो ये देखो तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से ज्यादा गुजर रही हैं, तो महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका से ये तीनों की तीनों रेखाएं गुजर रही है। पहली बात हमारी क्लियर हुई। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका। और ऐसा कौन सा महाद्वीप है कि जिससे 2 रेखाएं गुजरती हैं, वो है दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और एशिया। दक्षिण अमेरिका और एशिया। अच्छा, दक्षिण अमेरिका में एक तो बीच वाली जाएगी और एक कौन सी जाएगी, नीचे वाली यानी मकर जाएगी। और एशिया में एक बीच वाली तो जाएगी और एक कौन सी जाएगी, ऊपर वाली, ठीक है। चलो ठीक है, कितने थॉट हो गए तुम्हारे, 2। एक तो 3 गुजरने वाली और एक 2 गुजरने वाली, 2 कॉन्टिनेंट हो गए। अच्छा, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे एक ही रेखा गुजरती है, तो वो एक तो है उत्तरी अमेरिका और एक है ऑस्ट्रेलिया। ऊपर वाला उत्तरी है तो उत्तर में कौन सी है, कर्क है। दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है तो कौन सी हो जाएगी, मकर हो जाएगी, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। चलो, अब सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसमें सूर्य का रोल क्या है। तो सूर्य हमेशा यहां से और यहां तक इन भाई साहब की फितरत है, घूमते रहते हैं। इनका ऊपर नीचे कहीं नहीं, बस यहां से यहां तक आना जाना बना रहता है, ठीक है। अब इनका यहाँ पर आना जाना बना रहता है। जब सूर्य यहाँ से चलते हैं भाई साहब, यहाँ तक पहुंचते हैं, या फिर ऐसे मान लो, या फिर यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो यहाँ से जब चलते हैं लौटते हैं यहाँ से, तब 22 दिसंबर को यहाँ पर छूकर, जैसे ने देखा ना, हम जब क्रिकेट देखते हैं तो ये पिच होती है हमारी, यहाँ से जो रन लेता है वो आता है सीधा बल्ला टेक कर फिर वापस आता है, यहाँ बल्ला टेकता है फिर आता है जाता है, ऐसा करके रन लेते हैं। वैसे ही इसका नियम है। सूर्य का क्या है, 22 तारीख यानी 22 दिसंबर तक तो यहाँ तक आएगा, इस रेखा तक 23.5 मकर तक, और छू करके अपना रन लेकर वापस जाता, रन लेने कहां पर, कर्क पर रन लेने जाएगा 21 तारीख को। जैसे 21 तारीख को पहुंच जाएगा यानी 21 जून तक वो पहुंच जाएगा, तो यहां पर रन हो जाएगा उसका पूरा, फिर से वापस आएगा कहां पर, 22 तारीख को, फिर से जाएगा 21 जून को, फिर 22 दिसंबर 21 जून, 22 दिसंबर 21 जून, आता जाता रहता है। अच्छा, इन पे तो एक बार रन लिया, बीच वाले पे कितनी बार गया, 2 बार। कितनी बार गया, 2 बार। तो सबसे ज्यादा सूर्य देव की महिमा कहां रही, बीच वाले पर। जो लोग इस एरिया में पढ़ेंगे, बीच पिच पे पढ़ेंगे, तो वहां पर प्रकोप सूर्यदेव का ज्यादा रहेगा। तो प्रकोप कैसा रहेगा, वो भैंस से गोरे लोग होंगे, मतलब भैंस से भी ज्यादा गोरे होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं अफ्रीका में कैसे लोग मिलते हैं। अफ्रीका में नहीं, इन इलाके में जहां पर इनका प्रकोप रहता है प्रभु का, सूर्यदेव का, उस समय डबल डबल जो रन मारते हैं, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, काले हैं। तो क्या हुआ, सब समझ गए। चलो, तो इसीलिए 21 जून को ऊपर उत्तरी गोलार्ध का क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होगा। सूर्यदेव साक्षात होंगे तो सबसे बड़ा दिन होगा। और यहां पर 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा। अब कोई कहता है 21 जून का सबसे छोटा दिन बताओ, मतलब उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन बताओ, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य यहां से बहुत दूर जा चुके हैं, इसलिए यहां पर जल्दी से क्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी। आप भी देखते हो ना, अभी अब भारत में ही हो, तो भारत में अभी सर्दियां बहुत पड़ रही हैं। 22 दिसंबर को तो अच्छी वाली सर्दी पड़ेगी, क्योंकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का यानी कि भारत का, हम सबका ही सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और 21 जून का हमारा सबसे बड़ा दिन होता है, 21 तारीख को ये अपना रन पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा, ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा 21 जून। क्लियर हुआ? नहीं हुआ हो क्लियर तो फिर से मुझे फिर से देख लें बाबूजी, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा। चलो,
जो आपको लेटी हुई लाइन है वो क्या है आपके अक्षांश, और जो खड़ी हुई लाइन है वो क्या है देशांतर। अरे बोलो, बोलोगे नहीं? चलो अब दोनों लाइनों को मिला दो तो उसे क्या कहेंगे ग्रिड। ग्रिड में समझा दूं, ग्रिड इससे कहते हैं, जैसे ये तो हो गए आपके लेटी लेटी लाइन है अक्षांश और खड़ी खड़ी लाइन है देशांतर, तो बीच की जगह बची है, इससे क्या बोलते हैं हम ग्रिड। इसे क्या बोलेंगे ग्रिड। ग्रिड का एक नियम है, जैसे ये बड़े से बना दो, तुम्हें पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, ये हो गई बीच का जाल, हो गया ग्रिड। ग्रिड में या तो यहां से यहां तक जाओ फिर भी कितना है 111 किलोमीटर, या यहां से यहां तक जाओ फिर भी कितना है 111 किलोमीटर, तो इस कोने से इस कोने पर जाओ फिर भी 111, इस कोने से इस कोने पर जाओ फिर भी 111। मतलब दो देशांतरों के बीच या दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, नहीं मील, 111 माइल। मतलब मैं ऐसे कहता हूं कि 1 किलोमीटर में 1609 मीटर होते हैं। 1 मील बराबर कितने होते हैं 1609, 1 माइल बराबर 1609 मीटर, यानी कि मान लो कि 1.5 किलोमीटर लगभग ज्यादा, एक्स्ट्रा 100 मीटर ज्यादा इतना होता है। तो 111 मील, कहीं कहीं क्वेश्चन में किलोमीटर लिखा होता है, डोंट वरी मील ना ढूंढे, ऑप्शन में अगर जो किलोमीटर लिखा हुआ है तो 100 किलोमीटर ही लगाते हैं, वैसे एक्चुअल में मील होता है। ठीक है, एक्चुअल में मील होता है 111 मील। अब ये 3 रेखाओं की हम बात कर चुके हैं, इनमें सूर्य की प्रेजेंटेशन हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर जो बीच वाले पे ज्यादा होते हैं वो ज्यादा तपते हैं। अब बात आती है कि 23.5 कर्क से ऊपर 23.5 मकर से नीचे सर्द इलाका क्यों है, तो ऐसे ही मान लो ये आपके सामने साक्षात पृथ्वी है, और पृथ्वी में जो बीच वाले मान लो अपनी गेंद ले लो, गेंद में सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पड़ेगा इस वाले एरिया पे, है कि नहीं, जो सबसे उभरा हुआ एरिया है कि नहीं। अब इन्हीं पर ये 3 रेखाएं लो, ये कहीं 3 रेखाएं, तो सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए ऊपर अपसौर उपसौर की घटनाएं होती रहती है, नजदीक दूर आता जाता रहता है, हमारी ऋतुएं बदलती हैं, वो अभी हम बताएंगे। अच्छा, उसके बाद में इसके अलावा जो यहाँ पर किरण आएंगे वो कैसी आएगी, बाउंस करेंगे, इधर कहाँ करेंगे बाउंस करेंगे। ऐसे मान लो कि अपनी जो शाम होती है वहां पर किरणें कैसी होती हैं तिरछी, प्रकाश पूरा है लेकिन गर्मी नहीं है, प्रकाश पूरा रहता है लेकिन गर्मी नहीं रहती। कारण क्या है, क्योंकि शाम को किरणें कैसी होती हैं तिरछी होती हैं, लेकिन दोपहर में वहीं पर क्या होता है, तो वही होता है कि जहां पर बीच में जो किरणें सामने पड़ती हैं तो वहां पर इस इलाके में सबसे ज्यादा क्या रहती है गर्मी। अब इस इलाके में गर्मी रहेगी तो बाद बाकी तुमको नीला नीला क्या दिख रहा है यहाँ पर, नीला नीला क्या दिख रहा है यहाँ पर पानी। अब जहां पर गर्मी ज्यादा होगी तो भाप भूप ज्यादा बनेगी, जो सूर्य आते हैं यहाँ पर खलबली मचाकर पानी में समुद्र में, वो तो निकल लिए कभी कर्क पे आए यहाँ खलबली मचा गए और वापस चल दिए उधर, तो जब खलबली मचती है तो यहीं पर फिर बादल बनना शुरू होते हैं समुद्र से, है ना, जलवाष्प उठती है और उठकर कहां तक जाएगी, उसका कहीं तो अंत होगा, पृथ्वी पर गिरेगी, तो वहीं पर उठती है और भारी होकर वहीं गिर जाती है। तो बारिश भी सबसे ज्यादा कहां पर होने देखने को मिलती है कि हमें मकर और कर्क के बीच में मिलेगी, और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी भी रहती है। आबादी की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा आबादी कर्क और मकर के बीच में रहती है, बारिश सबसे ज्यादा कर्क और मकर के बीच में रहती है, और सबके बड़े कारण हैं प्रभु जी सूर्यदेव। ठीक है, इनका आना जाना बना रहता है तो बात बनी रहती है। ठीक है, चलो अब इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसने जिला, भाई साहब ने, बीच वाली लाइन ने, आते जाते, तो वहां पर लोग कैसे हो जाएंगे, आपको मालूम है कैसे लोग हो जाएंगे, तो वहां पर लोग हो जाएंगे इस प्रकार के। तो ये काले बेशक हैं लेकिन अब समझते हो ये प्राकृतिक हैं, मतलब जेनेटिक नहीं है। अगर मैं इनकी गिनती की बात करूं अक्षांश कितनी है देशांतर कितनी है, मैं फिर कह रहा हूं सेशन दौड़ेगा लंबा, डटे रहें। अगर आपको भूख प्यास लगी है यूज करें, फिर से देख लें। अब इक्वेटर पे सीधे जाइए, आप पहुंच गए बाबूजी बीच वाली पर, ठीक है 0 डिग्री थी, यहां से आप ऊपर को जाएंगे सीढ़ी चढ़ेंगे तो कितने चढ़ेंगे 90, यहां से नीचे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 90, वैसे 90 कितने होते हैं, मुझे जोड़ कम आता है 180। अगर मैं इंक्लूड इसे भी कर दूं इक्वेटर को तो कितने हो जाएंगे बराबर 181। अगर मैं ध्रुवों को हटा दूं तो कितने हो जाएंगे -179, राइट।
अगर तुम पर ध्रुव को छोड़कर का जो गिनवाता है तो 179, अगर इक्वेटर को शामिल करके सबको गिनवाता है तो 181, अब कहता है इक्वेटर को छोड़ो और सब बताओ तो 119, वो 180, ठीक है। तो 90 दूनी 180 होती हैं। चलो इतना था। ये काल्पनिक रेखाएं, मैं फिर से कहता हूं अगेन, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कहीं नहीं लोहे की हैं नहीं पत्थर की हैं, नहीं तुम कहो ये रेखाएं कहीं पत्थर की या उसकी बाउंड्री टाइप हो, तब कुछ भी नहीं है। उन्हें विजन करके इंटरनेट पे सेट कर रखा है, मैप पे सेट कर रखा है, ठीक है। आप इनको क्रॉस करोगे दूरी बता देंगे, साथ ही में समय बता देंगे, ठीक है। अगर इन दो बीचों की जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, उसे हम बोलते हैं जॉन। आपने सुना होगा रेलवे में उत्तरी जोन, पश्चिमी जोन, दक्षिणी जोन, 111 मील पर जोन बदल जाता है। जो भी मंडल बनाए जाते हैं ना, मंडल, जिलों के मंडल, वो भी किसी मंडल में मान लो 5 जिले हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 हैं, वो भी जोन के हिसाब से बनाया जाता है। इतनी दूरी पर ये वाला जोन है। आप सरकारी आदमी से पूछते रहे होंगे कि कौन से जोन में आपकी रूटिंग है, अभी ड्यूटी है, उत्तर रेलवे चलता है ना, रेलवे में समय चलता है, तो उसी हिसाब से ये जोन है। तो जोन भी क्या होता है, जो इन दोनों के बीच की जगह को हम जोन कह देते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे बड़ी क्या चौड़ी, पृथ्वी। अच्छा, एक बात दिमाग में आ गई, थोड़ा सा यहाँ पर है, चर्चा कर लें। ये पृथ्वी तुम्हें भी लग रही है, मुझे भी लग रही है, चपटी हुई, आपको भी लग रही होगी, मुझे लगता है। तो ये चपटी कैसी है, चपट कैसे गई? मैं कहता हूँ गोल। वैसे गोल भी नहीं थी, एक्चुअल में क्या है, पूरी तरह से गोल नहीं कि किसी ने नाप की काटी है। पृथ्वी वैसे भी ऐसी है, स्टार्ट की है, लेकिन गोल मान लेते हैं। औसत, यहाँ गड्ढा है, ये उभरा हुआ है, तो ये औसत ऊपर नीचे कर करा के हमने गोल मान लिया है। एक्चुअल बात तो यही है कि गोल नहीं है, लेकिन गोल हमने मान लिया है, ठीक है। अब ऐसे हमने काल्पनिक रेखाएं मान ली है, लेकिन कभी कभी ये है तो ऐसी, लेकिन ये इस प्रकार की है, मतलब ऊपर की साइड के हिसाब से ऐसी ज्यादा फैली हुई है। ये भी कार्ड क्या है, कोरोलेसिस बल। इसमें क्या होता है, जैसे पृथ्वी या आप ही मान लो घुंघरे, मैंने कल भी चर्चा की थी, जो पृथ्वी चिपटी गई है ना ऐसे करके, तो वो पानी की वजह से, पानी जो घूमने की वजह से इधर उधर को फैल सा गया है। और वो भी हम ज्वार भाटा वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे वाला चैप्टर वही है, क्योंकि अब तो हम पृथ्वी पर उतर आए हैं, अब पृथ्वी को ही पढ़ेंगे। तो सबसे लंबी रेखा भी कौन सी है, बीच वाली है, ये वाली। और ये वाली सबसे लंबी है, इसीलिए अक्षांशों में सबसे लंबी रेखा कौन सी हो गई, विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। इतनी सी बात थी। उसकी लंबाई भी दे दी गई है, भूमध्य रेखा की लंबाई 40,075.16 यानी 16 किलोमीटर है। सूर्य के प्रेजेंटेशन में आपसे चर्चा कर चुका हूं, उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में भटकता रहता है सूर्यदेव। और अब बात करता हूं मैं उन रेखाओं की। ये रेखाओं पर हम देशों की गिनती करने वाले हैं। हमारी 3 रेखाएं थी, ये बन गया गोला मेरा, बीच वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली। 23 23 23 0 यानी इक्वेटर, कर्क और मकर, ठीक है। चलो मैं इनकी गिनती बता दूं। सबसे नीचे 10, फिर 13 और ऊपर 18। 10 13 18 याद कर लोगे, बात बन जाएगी। यानी मकर रेखा पर आपके कितने हैं, 10 देश पड़ते हैं। अगर आप विषुवत पे जाओगे तो 13 हैं। अगर आप कर्क पे पहुंच गए तो सबसे ज्यादा हैं 18 देश, जिसमें हमारा भारत भी है ना, कर्क रेखा पर। तो सबसे पहले तो भूमध्य रेखा से ही स्टार्ट कर लें। तो भूमध्य रेखा पर कितने पड़ते हैं, हमारे 13 देश हैं। और 13 देशों की स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले यहां से करेंगे, ये पड़ता है इक्वाडोर, उसके बाद ये कोलंबिया, और उसके बाद ये पड़ता है ब्राजील, ठीक है। और बीच वाली रान की बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पर पड़ेगा आपका साउ टॉम्स, फिर गैबोन, और फिर वहां पर ये वाला पड़ेगा, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर पड़ेगा युगांडा, युगांडा के बाद यहाँ पर केन्या, और उसके बाद सोमालिया। फिर यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है मालदीव्स, मालदीव्स नहीं मालदीव्स। और उसके बाद पड़ता है यहाँ पर इंडोनेशिया और फिर किरबाती। ये आपके 13 देश हैं जो पड़ने वाले हैं किस पर, भूमध्य रेखा पर। आप इसे नोट कर सकते हैं, और नहीं नोट करते हैं तो कोई बात भी नहीं, क्योंकि आप 10 13 18 का आंकड़ा जरूर याद रखें, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। ये भूमध्य रेखा के थे। अब बात करेंगे सबसे पहले हम मकर रेखा पर, जैसे कि मैंने बताया 10 है।
और 10 के नाम आपके सामने हैं। अब जब मैं मैप पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास चलेगी वर्ल्ड मैप और फिर इंडियन मैप, तो उसमें अच्छे से इन देशों को पहचान पाएंगे। वो भी क्लास चलने वाली है। फिलहाल तो हम अक्षर देशांतर पर बात कर रहे हैं। तो 10 देशों में चिली, ये चिली, और उसके बाद में ये पड़ता है दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, और ये पड़ता है आपका पराग्वे, और फिर ब्राजील का हिस्सा भी पड़ता है, और 5 नंबर पर नाम्बिया, और 6वें पे ये पड़ता है आपका बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और फिर यहाँ पर ये लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। 10 हो गए। अब बचा है कर्क। कर्क में जैसे मैंने बताया 10, 13 और 18। कर्क में पढ़ने वाले हैं आपके पूरे के पूरे 18 देश। 18 देशों में आपका भारत की लोकेशन स्पष्ट दिखनी चाहिए, प्यारा भारत ये गया। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। पहला देश पड़ता है मैक्सिको पश्चिम में, और लास्ट में अंत में सबसे देश पड़ता है वो पड़ता है ताइवान। ये इतना जरूर इंपोर्टेंट रखें कि पहला मैक्सिको और कर्क रेखा में सबसे अंतिम वाला ताइवान, और भारत भी पड़ता है, यहाँ पर म्यांमार भी पड़ता है, बांग्लादेश और चीन पड़ता है। यहाँ पर पड़ता कौन सा नहीं है, तो नेपाल नहीं पड़ता, चीन इसलिए पड़ जाता है क्योंकि ये इस साइड भी है। ठीक है, तो 18 देशों में मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मुस्तानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया, चाड, उसके बाद मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान जैसे देश पड़ते हैं, और 13 देश हैं ये कर्क रेखा पर। अब हम बढ़े आगे। देशांतर हम जैसे बता चुके, हर देशांतर की दूरी में 111 मील, बार किलोमीटर निकल जाता है। ये लिख भी दिया हमने, किलोमीटर कह दो। तो जितनी आपको ये लाइन दिख रही है ये सब के सब क्या है, और जो लेटी हुई लाइन है रेड वाली वो अक्षांश, और जो खड़ी लाइन है वो देशांतर, और ये जो ये चतुर्भुज सा बना रही है ये वर्ग, ये क्या है, ग्रेड है। और इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हम गोरे। और दूरी तो आपको मालूम पड़ेगी, चाहे ऐसे नापो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, किसी भी प्रकार मापो, वो सब कितनी हो गई, 111 माइल हो गई। अच्छा चलो आगे विस्तार से जगह करें। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, 0 डिग्री जिससे हम अंतरराष्ट्रीय जीएमटी बोलते हैं, वो वैसे मानते तो हम सीधी है, लेकिन एक्चुअल क्या है, वो 4 जगह कटी हुई है। 4 जगह कैसी है, कटी हुई है। और कार्ड क्या है 4 जगह कटने का है, तो ये किसमें, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में। लेकिन ये 4 जगह कटी क्यों है, नहीं अटलांटिक तो विस्तार है, प्रशांत महासागर में, किसमें है, प्रशांत महासागर में 4 जगह कटी क्यों है। 4 जगह कटने का कारण ये है, बीच में लोकेशन ऐसी आना, यानी अफ्रीका को बीच में आ जाना। अफ्रीका बीच में आ जाती है, इसलिए वो 4 जगह से घुमानी पड़े अफ्रीका को बचाने के लिए। इसे ग्रीनविच बेलसार से गुजरने वाली रेखा ही समय का निर्धारित किया जाता है। जो पश्चिम में चलेंगे, ये मैप को अभी क्या है जोड़ दिया गया है। एक्चुअल मैप ऐसा ही होता है, जब हम देखते हैं तो उससे ग्लो को चीर कर देखते हैं, इसलिए पश्चिम वाले पूर्व में, पूर्व वाले पश्चिम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हाँ अब मैं बात करूं जीएमटी की, तो जीएमटी से जो पूर्व की तरफ है वो टाइम प्लस है, और जो पश्चिमी की तरफ है वो माइनस है। जैसे ऐसे मान लो हमारा भारत 82.5 डिग्री जीएमटी से आगे है, मतलब पूरब में है, तो हमारे यहाँ सूर्य सबसे पहले उगेंगे। उसके बाद में जहाँ जीएमटी है वो उतने दूर पहुंचेंगे। अब दूरी का आंकलन ऐसा होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट बताए जाते हैं। 1 डिग्री में कितने, 4 मिनट, और 1 डिग्री में किलोमीटर कितने, 111। चलो 4 जगह ये कट गई, आप इसे समझ गए। एक देशांतर में रेखा में कितना मिनट का कार्यकाल है, वो समय है वो 4 मिनट है। ऐसे 4 मिनट एक में, तो 15 में कितना है, 1 घंटा यानी 60 मिनट। अगर 60 घंटा 1 घंटा में है, अब वो फॉर्मूला आपके सामने है। अब मैं कहूँ जैसे 82.5, अब 82.5 के लिए आप निकाल के दें, तो 82.5 के लिए तो मैं तो यही मानूंगा कि 15 चौक 60, 15 पन्ना 75, तो 5 घंटे तो 75 डिग्री में सिमट गए। ठीक है, बचे कितने, 7.5, है ना, तभी तो 82.5 होगा। 7 चौक 28 मिनट, बचा कितना, आधा। 1 में 4 है तो आधे में कितना, 2। अब भाई 5 घंटा 30 मिनट, यानी जीएमटी से हमारा भारत 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब आगे तो इसका मतलब है हम 5 घंटा 30 मिनट पहले सुबह होगी हमारी, होगी 5 घंटा 30 मिनट लेट हो गई। ठीक है, कितना मानते हैं। अब मैं बात कर लूँ थोड़ी भारत की लोकेशन की, गोलार्ध में या लोकेशन क्या है,
तो पृथ्वी को फिर से मुझे काटना पड़ेगा भाई। ये कर्क, ये मकर, ठीक है। अब सुनो, ये नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये वाली साइड कौन सी है भाई? तो नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तरी पूर्व गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में तो है ही, उसके बाद उत्तर पूर्वी गोलार्ध से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो भारत की लोकेशन ये है। अब यहां से यहां तक भाई साहब, इस लाइन से यहां तक की दूरी क्या है? मतलब यहां पर इस कोने पर क्या होगा? 5.5 घंटे देर में सूर्य निकलेंगे। मान लो हमारे यहाँ 7 बजे सूर्य निकल आते हैं। कितने बजे? 7 बजे। 7 से -5 पीछे आओ, यहाँ पर रात के कितने बजे होंगे? यानी यहाँ पर रात होगी, ठीक है। यानी 2-2:30 मतलब रात होगी, पक्की बात है। यहाँ सब सो रहे होंगे और हम यहाँ पर सुबह हो रही होगी। और पीछे जाओगे 5.5 घंटे, तो हमारे यहाँ सुबह है तो इनको क्या है? रात है, शाम है। हमारे यहाँ रात है तो इनके यहाँ सुबह हो रही है। तभी तो मोदी जी दिन में उठते हैं, दिन में उतरते हैं, वहां पर रात भर चलते हैं और वहां पर सुबह जब उतरते हैं तब तो वहां पर सुबह फिर से हो जाती है। यानी कि दिन का काम यहाँ किया, रात भर प्लेन में सोए और जब सुबह जगे क्या तो फिर वहां पर दिन फिर मिल गया उन्हें। तो इस प्रकार वहां पर अपना सफर रहता है। ये दूरी के हिसाब से यहाँ पर चलता रहता है। तो 5.5 घंटे हमारा जीएमटी से हम अपने दूर है 82.5 डिग्री। चलो 180 देशांतर जो है वो 4 बार मोड़ लिए है, और 4 बार मोड़ के बाद में इंपोर्टेंट ये है, इसके सबसे नजदीक कोई जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग स्टेट, ये वाली बेरिंग जल डमरू मध्य, ये वाली, इससे भी याद रखें। बेरिंग जल डमरू मध्य किसके नजदीक है? तो ये उसी लाइन के सबसे नजदीक 180 डिग्री देशांतर। 4 बार मोड़ लिए हुए हैं। यहां से अगर आप इधर जाते हैं तो पूर्व है, और आप इधर जाते हैं तो पश्चिम है। अगर इधर जा ही रहे हो तो मान लो यहां पर आप प्लस में बढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हो तो माइनस में जा रहे हैं। सूर्य इधर पहले निकलेंगे और इधर सबसे बाद में होंगे। अगर इधर शाम है तो इधर सुबह है, इधर रात, इधर सुबह है तो इधर शाम है, इधर दिन है तो इधर रात है। अब उसी हिसाब से देख लो तो 15 अगस्त को हम आजाद हो गए रात के 12 बजे, और पाकिस्तान भी 14 तारीख में पड़ा हुआ है। साढ़े क्या है 12:01 इस दिल्ली पर हमने झंडा फहरा दिया। लेकिन पाकिस्तान के लाहौर और कराची में कितने बज रहे थे? 11, वो 10 बज रहे थे, तो 2 घंटे पीछे रह गया। हमारी तो तारीख 15 में पड़ गए, वो अभी 14 में थे। आजादी तो एक ही टाइम पे मिलनी थी, इसलिए वो 14 तारीख को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की से संबंधित। देखो, एकमात्र महाद्वीप जहां से 3 रेखाएं गुजरती हैं वो अकेला अफ्रीका में, पहले बात कर चुका। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। ऐसे मान लो इन सब नदियों में का कबूतर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर का कबूतर आ रहा है, और तो यहाँ पर 2 रेखाओं में का कबूतर आ रहा है। का से का कटा दो, या मान लो इस नदी में का है तो का रेखा में नहीं आना चाहिए, हटा दिया तो बची कौन सी? भूमध्य रेखा, ठीक है। उसके बाद बचती है मकर रेखा। तो मकर रेखा अपने भारत से तो जाती नहीं, अपने भारत में कौन सी नदी है? माही नदी। तो माही से कौन सी नदी गुजरती है? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को काटती है माही नदी, और बची लिम्पोपो, वो कहां पर है? मकर रेखा में, ठीक है। ये था आपका। अब हम थोड़ा इसके बाद पृथ्वी की कक्षा हम बता ही चुके, इसे तो पूरा बता ही चुके। चलो एक बार रिवीजन कर लें इसका। पृथ्वी की कक्षा में वो है पथ जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर यात्रा करती है, उससे हम रिवॉल्व बोलते हैं। रिवॉल्व वह पृथ्वी की कक्षा कहलाती है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल है, जिसके कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बदलती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पूरी कक्षा यानी इस नक्षत्र वर्ष यानी लीप वर्ष और सादा वर्ष को सादा वर्ष कहते हैं। तो थोड़े पृथ्वी की दूरी और नजदीकी एक बार देख लें। पृथ्वी जब नजदीक होती है तो उसे बोलते हैं हम उपस्वर। और थोड़ा भाई तुम लोग थके हो तो आराम कर लें, हम तो आराम नहीं करेंगे जब तक पूरा हमारा सेशन नहीं हो जाएगा। 3 तारीख इसकी भी ट्रिक है, 3 तारीख
और एक 4 तारीख, ठीक है। 3 जनवरी और 4 जुलाई। उपसौर बड़ा या अपसौर, तो उपसौर पहले आएगा और अपसौर बाद में आएगा। ऐसे मान लो कि जनवरी पहले आती है तो सूर्य पहले आएगा पृथ्वी से, यानी नजदीकी होगी। जुलाई दूर जाती है तो पृथ्वी दूर जाती है सूर्य से, इससे दूरी होगी। अपसौर को हम दूरी कहते हैं और उपसौर को हम नजदीकी कहते हैं सूर्य से, ठीक है। चलो, अब तुम कहोगे या हम कहेंगे या आप लोग कहोगे, सब लोग, कि जब नजदीक सूर्य है तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जनवरी में सर्दी रहती है। लेकिन इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, 23.5 डिग्री जिम्मेदार है। हम जब यहाँ थे तब हम ऊपर थे, इस साइड थे, जब यहाँ थे तब हम नीचे इस साइड आ गए, तो हमें टेम्परेचर मिला 4 जुलाई को, तो 3 जनवरी को इतना टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा था हमारे पास, ठीक है। ये कारण था। उपसौर अपसौर की घटना को ही हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की दूरी और नजदीक आना, यानी ऋतु परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन 2 कारण है, एक तो 23.5 डिग्री झुकाव होना और दूसरा अपसौर और उपसौर की घटना, ठीक है। पृथ्वी को 15 करोड़ किलोमीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब उपसौर होता है तब पृथ्वी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, जब अपसौर होता है तो यही 15.21 किलोमीटर होती है। यानी कि इधर कम हुआ 15 से, इधर 15 से ज्यादा हो गया, कम ज्यादा करके लगभग हम 15 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका उपसौर अपसौर। याद करने का तरीका वही है, 3 तारीख पहले आएगी और 4 तारीख बाद में आएगी। जनवरी पहले आती है, जुलाई बाद में आती है, नजदीकी पहले है जनवरी है और दूरी बाद में। इसमें क्या याद करने का था, पूछता है वो, अभी आगे क्वेश्चन लग जाएंगे। नक्षत्रों की बात कर लें तो नक्षत्र हमारे 27 हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नक्षत्र कितने हैं, ये एस्ट्रोलॉजी की बात है ना। चलो, कोलेसस बल की बात कर लें। कोलेसस बल भी क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने को ही हम क्या कहते हैं, कोलेसस बल कहते हैं। अब जो ये आपका कोलेसस प्रभाव बनता है, ये बनता क्यों है, ये 37 डिग्री झुके होने के कारण, ठीक है। विषुवत रेखी क्षेत्र में कोलेसस बल का अनुमान शून्य होता है, विषुवतीय क्षेत्र में यानी बीच में, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कोलेसस बल सर्वाधिक लगता है। पृथ्वी पर चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात का निर्माण कोलेसस बल के ही कारण होता है, पृथ्वी के रोटेशन और घूमने के कारण। यानी अब ऐसे मानो कोलेसस बल के, आप यहां से तो नहीं समझ पा रहे हो, मैं ऐसे बता दूं तो जैसे आप एक चरखी लें, चरखी पे 4 लोगों को बिठा दें, चरखी घुमा दें, अपने सर्कसों में देखा है नहीं, तो आप जैसे घूम रहे हैं इस साइड, तो आप जैसे बॉल सीधी फेंकना चाहेंगे तो वो आपके किधर जाएगी, दाएं भागेगी। तो हवाएं जो चलती हैं, तो यहाँ पर हवाएं जो इक्वेटर के बाद में ऊपर की साइड है वो अपने दाएं मुड़ जाती हैं, जबकि नीचे जब देखेंगे दक्षिण गोलार्ध में तो अपने बाएं घूम जाती हैं। लेकिन तुम्हारे हिसाब से दाएं हैं, लेकिन दक्षिण के हिसाब से तुम जब ऐसे खड़े हो ऊपर की साइड तो दाएं घूम रही है, साइड पृथ्वी घूम रही है इधर को, हवाएं घूम रही है इधर, और वही चीज ऐसे लाओगे, ऐसे आओगे तो दाएं घूम रही हैं, लेकिन ऐसे करके देखोगे तो वो दक्षिण में नीचे की साइड कैसे घूम जाएंगे, बाएं। इंपोर्टेंट है, ऐसे याद रखो, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाएं घूमती हैं। तो वो वर्षा बादल जो लेके आएंगे कोलेसस प्रभाव, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम बारिश पढ़ाएंगे, बादल बनना पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा था इसलिए मैंने अभी लगा दिया है। अब सबसे मुख्य बात, क्वेश्चन हमारे लंबे क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है, हम इनको देखते चलें, ठीक है। बड़े जोश और होश और हवास के साथ में देखें। काहिरा का समय ग्रीनविच समय से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थिति बताइए। 1 घंटे में कितनी डिग्री बताइए बाबू? 15। कोई बाबा भी बैठे होंगे, बता देना। +15 बता दू नहीं, 30 डिग्री, ठीक है। आगे के लिए ईस्ट या वेस्ट? आगे के लिए क्या हो जाएगा, ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर। 28 गलत हो गया, पश्चिम गलत। कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। 30 डिग्री 15 दूनी 30 यानी पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होना चाहिए? तो वो कितना मैंने बताया था, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे है तो वह स्थान कहां स्थित होगा? 12 घंटा आगे है तो 12 नहीं, 15 गुणा 12,
15 150, 15 30, 180 डिग्री आ गया तो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे यात्रा करते हैं। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें से किसका, आपको विजुअल हो रहा है शायद, मुझे नहीं लगता, हाँ देखो, इनमें से किसका मिलान गलत किया गया है। SSC 2012 कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये बात सही है। मकर रेखा 650 उत्तरी अक्षांश है, गलत बात है। अर्धराशि दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश, रेखांश कब से कहने लगे, ये भी गलत है। दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 दक्षिणी अक्षांश, ये भी सही है। चलो ये तो 2 सही है, गलत कौन कौन, 2 और 3, 2 3 कहां मिल रहा है, ये गलती तो पूछा है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, गिरिविच रेखा से तात्पर्य है, यानी 0 डिग्री इससे, तो वो कहेंगे हम 0 डिग्री देशांतर। क्या कहेंगे, 0 डिग्री देशांतर। चलो अगला क्वेश्चन की तैयारी। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के संतरालय के बराबर होती है कितनी, 15 डिग्री। वो तो अपने ऐसे दिख रहा है, 1 मिनट में वो 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 चौक 60, 15 डिग्री। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। दक्षिण अमेरिका की बता रहा है, देखो होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, तो इसमें कौन सा हो गया, ब्राजील, बोलीविया, चिली। चिली से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, तो कौन सा हो गया, बोलीविया। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो वो नहीं गुजरती नेपाल से। बाद बाकी तो ये तीनों तो है ही कर्क रेखा पर। आगे बढ़े, वह कल्प रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इससे कहेंगे आप भूमध्य रेखा। भूमि के बीच में 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी इनमें से किस नाम से जानी जाती है। काले गोरे बैठ या समय बैठी गोरे। देशांतरों की संख्या कितनी है, तो वो है 100, सॉरी ये अक्षांश है, देशांतरों की 360। आगे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, ये आपके लिए, तो कितनी है, आगे देखें, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 360। अक्षांश किया था तो 180, 181, 179 हम तुम्हें बताएं। विषुवत रेखा के समांतराल काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। कल्प का जो विषुवत मतलब ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी, ये क्या कहलाती हैं, बताएं जरा। तो ये कहलाएंगे आपके अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। उत्तरी और दक्षिणी को देशांतर रेखाएं कहते हैं। आपसे पहले जवाब मेरा आ रहा है, आप भी थोड़ा जल्दी दें। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। प्रधान मध्याह्न, जीएमटी की बात कर रहा है ये, तो किसे, तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी। छठवां है, पृथ्वी घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, तो 15 डिग्री। ये घंटा ही तो बात कर रहा है, 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, अक्षांश पूछा है तो 90 डिग्री, और देशांतर तो हो ही नहीं सकता दक्षिणी ध्रुव। कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, कर्क रेखा नहीं गुजरती है नेपाल से। यहां पर दिन रात एक समान होते हैं, तो वो है अंटार्कटिका, क्योंकि ध्रुव पर पड़ता है ना अंटार्कटिका, इसीलिए। इन देशों में विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, इनमें से किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर की बात किया है, तो इसका सही आंसर 2, 3 और 4, क्योंकि एक जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पर मकर रेखा क्या कह रहा है, उपकरण किन से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो नीचे मकर ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, सही बात है। चिली से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, नामीबिया से नहीं गुजरती। 2 जहां नहीं है। ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, इसे देखिए नीचे। भूमध्य नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती। भूमध्य रेखा की बात कही है तो मैक्सिको, इसमें कौन सा है, मैक्सिको। उस मैक्सिको में क्या है, कर्क रेखा गुजरती है ना। चलो, इनमें से कौन सा बृहत व्रत का उदाहरण है। बृहत व्रत का तो वो हो जाएगी, इसमें ऑप्शन कट गए। चलो आगे बढ़ो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से क्या है, तो वो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ऑप्शन नंबर सी। एक देशांश से दूसरे देशांतर के बीच कितना समंतराल होता है, तो वो 4 मिनट। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, कई किलोमीटर लिखा होता है। परस्पर 2 देशांतर के बीच दूरी सबसे अधिक कहां पाई जाती है, तो विषुवत रेखा पर। और विषुवत रेखा है तो
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा नहीं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगी कांगो, जो भूमध्य सागर में भूमध्य रेखा को। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? तो 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर बी। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो ऐसे होते हैं अश्वक्षांश, ये मैं आगे वाले में पढ़ाऊंगा, जब बादल वगैरह पढ़ाऊंगा तब। कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं गुजरती, ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है तो 21 जून, और दक्षिण का होता है 22 दिसंबर। तो इसका सही आंसर तो यही है 22 का। 23 का हो जाएगा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल 5.5 घंटे। स्पष्ट टिका यही है 82.5 डिग्री। IST हमारे नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद का नैनी से। कौन सा देशांतर प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ग्लोब पर व्रत का निर्माण करता है, बड़े व्रत का निर्माण करता है? वो है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? वो है अफ्रीका। इनमें से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय रेत रेखा के सर्वाधिक निकट है? वो है बेर्ग जलडमरू मध्य। आपके प्रधानमंत्री पूछा है तो अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजीरिया और पुर्तगाल से। तो पूछा प्रधानमंत्री गुजरता है तो पुर्तगाल से गुजरता है, और अब फ्रांस से नहीं गुजरता। 2 यहाँ पर ही हटा दो, पहला और दूसरा आउट। पुर्तगाल से गुजरता है, 4 है, और 4 नाइजीरिया। तो 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे रहे और ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे का है, तो उस जगह का देशांतर बताएं। तो ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, आप भी कर लोगे। 6 सुबह के हैं और 3 भी सुबह के हैं, समझ रहे हैं? तो 3 घंटे क्या हुआ? माइनस हुआ है। 3 घंटे माइनस का मतलब 45 डिग्री। पश्चिम में जाएंगे या पूर्व? माइनस के लिए पश्चिम जाते हैं, तो पश्चिम में चले जाओ, 43 डिग्री। भूमध्य रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो वो कहां से है? मैक्सिको। आगे, या 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर के अंतर बताइए। तो क्या है इसमें? क्या है? 2 घंटा 30, और ये 1 मिनट का 4 है, 4 दूनी 30, यहां पर हो जाएगा 5 5 या 15, 5 45, 35 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके। कायरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः स्थिति क्या है? तो 2 घंटा आगे है, तो प्लस जाओ 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व में हो जाएगा। अब ऐसे सिलसिला क्वेश्चन का चलता रहेगा करीब। अभी तो क्वेश्चन 30 और बचे हैं, क्लास लंबी खिंच रही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सेम ही है, वही बार बार आते रहेंगे, क्योंकि तो टॉपिक इतना ही। आप हजारों क्वेश्चन लगा लें, क्वेश्चन वही घुमाते रहेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी आ जाए आप डटकर मुकाबला करते रहेंगे। अगली क्लास का वेट करें, आगे कल आपको अगली क्लास मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक जो बने रहे उनके लिए खास धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने समय दिया है और समय उनको समय देगा। बाद बाकी मैं अभी विदा मांगूंगा, और लाइक सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइब बने। आगे पॉलिटी चल चुकी है, पॉलिटी आपकी क्लास हो चुकी है लगभग, ग्राम पंचायतें और सुप्रीम कोर्ट वगैरह रह गए हैं, और ये आपकी शुरुआत हुई है। आपको 0 से हीरो बनाने का मैंने वादा किया है, जड़ से पढ़ाऊंगा, और पुंछ बोलते हैं ना, पेड़ की पुंछ, वहां तक ले जाऊंगा, ठीक है? तो बने रहें इसी चैनल के साथ। धन्यवाद।